तो फिर बाबा साहब की क्या भूमिका रह जाती है भाई कपिल जी? आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए लागू था कि एक समय ऐसा आ गया था कि बाबा साहब को संविधान लिखने से मना करना पड़ा था। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं अमित अंबेडकर और आप लोग देख रहे हैं GCM न्यूज 24। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो चैनल है आपको लेकर के जाता है बहुजन इतिहास की जानकारी की तरफ। आज हम बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्रद्धेय मीर सिंह हरि जी। हरि जी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ में भाई कपिल सान जी हैं। भाई कपिल सान जी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आज हम एक मुद्दा है जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है आरक्षण का मुद्दा कि बाबा साहब को भी आरक्षण का हितैषी माना जाता है। तो फिर बाबा साहब की क्या भूमिका रह जाती है भाई कपिल जी? मुझसे पूछ रहे हैं सर आप? जी सर देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विशेष रूप से मैं कहूंगा कि जो बहुजन महापुरुष थे उनको पढ़ने के बाद में उनको समाहित भारतीय संविधान में कर दिया। जैसे अभी आदरणीय मीर सिंह हरि जी ने बताया कि छत्रपति साहू जी महाराज ने किस प्रकार से आरक्षण को दिया, और हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को भारतीय संविधान में समाहित करने का बाबा साहब ने काम किया है। और भारतीय संविधान में रिजर्वेशन को लेकर के बाबा साहब ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बताया है, तो मैं यहाँ पर संक्षिप्त में जरूर बताना चाहूंगा। जी आप जानते होंगे भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार है। भाग नंबर 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक। तो उसमें अनुच्छेद 15 जो है उसका कहता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान होगा। आप देख रहे होंगे आज जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, प्रधानी के चुनाव होते हैं, नगर पालिका में चेयरमैनी के चुनाव होते हैं, महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, वहां पर जो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की जाती है ये इसी के प्रावधान के तहत की जाती है, जो कि अनुच्छेद नंबर 15 के में प्रावधान बाबा साहब ने किया था। जी और बच्चों के लिए उन्होंने प्रावधान किया, जैसे कि आज आप देखते हैं कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो प्रदान की जाती है वो भी इसी व्यवस्था के तहत प्रदान की जाती है। आर्टिकल 15 का जो ब है वो कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनके विकास के लिए सरकार विशेष उपबंध करेगी। मतलब ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक अलग से इसमें लगाया है। और आप देखा होगा आपने कि विधानमंडल में सीटें रिजर्व की गई हैं लोकसभा में और विधानसभा के अंदर, वो इसी के तहत की गई हैं। शैक्षिक संस्थाओं में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को छूट मिलती है और वो भी इसी के तहत प्रदान की जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद नंबर 15 का स कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, उनको शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम प्रदान किए गए हैं। आपने देखा होगा कि जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व की जाती है, यहाँ तक कि उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी स्टेट करता है। जो राज्य सरकारें होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो करती है, वो भी इसी के थ्रू करती है। और इसमें राज्य के अनुदान प्राप्त निजी और अल्पसंख्यक संस्थान किसी भी प्रकार के संस्थान हो सकते हैं, परंतु बाद में जाकर के अल्पसंख्यक संस्थानों को खत्म कर दिया गया था। आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में भी ये व्यवस्था लागू होती है। जी, मतलब प्राइवेट संस्थानों पर भी आरक्षण जो है वो बाबा साहब ने संविधान में लिख करके दिया है। ये भूमिका बाबा साहब की आरक्षण के रूप में रही है। जी कपिल जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया था सरकार के द्वारा। उसमें ये किया गया कि जो ओबीसी के लोग हैं, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं इनको भी इनका सम्मान मान सम्मान मिले, इनके भी अधिकारों में, इनके भी हितों में अभिवृद्धि हो। तो इसीलिए बाबा साहब के सपने को बाद में पूरा हुआ चलते जब अम्बेडकर लोगों ने मिशन मूवमेंट को जारी रखा तो ओबीसी रिजर्वेशन को लागू हुआ, जिसमें जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनमें 27% रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें IIT जो IIM है ये भी शामिल है, जो देश के शीर्ष संस्थान है। इसमें आज ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वो इसको लेकर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें अनुच्छेद नंबर 46 ये कहता है कि राज्य की जो सरकारें हैं, राज्य सरकार का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों, राज्य का मतलब कि राज्य जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए कानून बनाएगा। मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि जो भी सरकारें कानून बनाती हैं, जो भी प्रावधान लेकर के आती हैं, जो भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन के नीति निर्देशक तत्व, उनको ध्यान में रखकर ही नियम कानून बनाए जाते हैं। तो इसमें अनुच्छेद नंबर 46 से प्रावधान करता है अनुसूचित जाति और जनजाति और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि सुनिश्चित करेगा सरकार। और अनुच्छेद नंबर 243 मतलब 243 का ये प्रावधान करता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आपने देखा होगा कि जो रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है, कहीं देखा होगा प्रधानी की सीट एसटी में आती है, चेयरमैनी की सीट एसटी में आती है। ये जो प्रावधान है ये बाबा साहब के द्वारा 243 के में प्रावधान किया गया है। 243 का न्याय कहता है कि जो नगर पालिकाएं हैं उसमें स्थानों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ये 243 का और न्याय प्रावधान करता है ग्राम पंचायतों का और नगर पालिकाओं में स्थानों को आरक्षण को लेकर के। जी। अनुच्छेद नंबर 330 बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब के सपनों का है। इसमें लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है, विधानसभा की सीटों को भी रिजर्व कर दिया जाता है जी। पर इस समय मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ तो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूंगा। आपने देखा होगा कुछ संसदीय क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया जाता है कि वहां से सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का या शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। फिर विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां होती हैं वो उसको अपना सिंबल देती हैं और उनसे खड़ा होता है। जीतने के बाद में वो लोकसभा में जाकर के वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है वहां का। तो ये जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद नंबर 330 के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकसभा में सुनिश्चित करी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन यानी जो भारत में लोग रह गए थे, यूरोपियन प्रणाली के, यूरोपियन वंश के जो लोग थे, उनको अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियनों को रिजर्वेशन प्रदान किया गया था। परंतु वर्तमान में जो संविधान संशोधन 126 हुआ है उसमें जिसके अंदर एससी और एसटी के लिए राजनीतिक लाभ को, राजनीतिक आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। उसमें एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त कर दिया गया है जी। मैं बताना चाहूंगा 332 जो अनुच्छेद है वो ये प्रावधान करता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वहाँ राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आपको मतलब रिजर्वेशन दिया गया है संविधान के अंतर्गत। मतलब जितनी भी हमारी राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, जो हमारी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनके हकों की अभिवृद्धि करने के लिए उन्हें के लिए व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में बाबा साहब के द्वारा। अनुच्छेद 335 से प्रावधान करता है। आपको 335 बहुत आवश्यक है क्योंकि आज आपने देखा होगा अनुच्छेद 335 मैं बताने से पहले ये बताना चाहूंगा कि इस अनुच्छेद ने भारत के सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव ला करके खड़ा किया है और यही वो अनुच्छेद 335 है जिसने एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति दबे कुचले लोगों में शुरू करी। क्योंकि ये आर्टिकल 335 सेवाओं में और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। मैं सीधे शब्दों में ये कहूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है, जिसके चलते अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आज बहुत हद तक समावेश बनाने में सफल हुए हैं, लोगों के साथ में समानता बैठाने में सफल हुए हैं। तो इसको मैं कहूंगा ये बाबा साहब के सपनों का आर्टिकल है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसने सामाजिक क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी कपिल जी, और के लिए आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि एक समय ऐसा आ गया था कि बाबा साहब को संविधान लिखने से मना करना पड़ा था
वो क्या घटना रही थी? वो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो रिजर्वेशन को लेकर ही था। जब ये बात हुई थी कि भाई आपको हम सरकारी में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन क्यों दे, शिक्षा में नौकरियों में रिजर्वेशन क्यों दे। जी। तो उस समय के जो लीडर थे, मैं किसी का नाम ना लिए बिना सीधा ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान के जो लीडर थे उन्होंने इस तरीके से बाबा साहब पर दबाव डाला कि बाबा साहब आप संविधान बना रहे हो और सबको जब समान प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो आप ये नौकरियों में रिजर्वेशन क्यों चाहते हो। तो बाबा साहब ने कहा था कि देखिए, जिस प्रकार से भारत में हजारों वर्षों से सामाजिक व्यवस्था रही है उसको तोड़ने के लिए और भारत के अंदर सामाजिक लोकतंत्र बहाल करने के लिए, जिसके तहत हम देश के अंदर एक सही और सुसज्जित लोकतंत्र बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए हमें सामाजिक समानता की आवश्यकता पड़ेगी और वो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के तहत ही आएगी। तो उन्होंने बाबा साहब का काफी विरोध किया था। तो बाबा साहब ने किया था कि अगर आप मेरी बात नहीं मान सकते तो मैं एक काम करता हूँ, आप संविधान का निर्माण कर लीजिए, मुझे लगता है मैं आपके हिसाब से संविधान नहीं बना पाऊंगा। तो बाबा साहब ने इस्तीफा देने की उनको धमकी दी। तो उनको लगा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं बनाएंगे तो इतना विद्वान आदमी संविधान नहीं बनाएगा, तो फिर लगता है कि हम इस देश के अंदर इतना अच्छा संविधान नहीं बना पाएंगे। तो मजबूरन उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात माननी पड़ी। ये वही अनुच्छेद 335 है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। जी। मैं थोड़ा सा जो संविधान में संशोधन हुए हैं समय समय पर जी, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को लेकर के मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ 1 मिनट के अंदर। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों के आपने सुना होगा, बहुत लोगों से, और ये भ्रम लोगों में फैलाते हैं, समाज में सामाजिक द्वेष पैदा करते हैं। ये जो आरक्षण की व्यवस्था है वो सिर्फ 10 वर्ष के लिए की गई थी। जी, मैं बताना चाहूंगा सर, और जो आरक्षण, ये आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए लागू था, इस पर क्या मतलब आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक सर इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारे इन लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समाज में द्वेष पैदा हो, समाज में लड़ाई हो, भाईचारा बर्बाद हो, इसको बर्बाद करने के लिए जिनकी रोजी रोटी दुकान, मैं कहूंगा समाज को लड़ाने में चलती है, वो इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं कि 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन दिया था जी, और इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते। ये बात सही है कि 10% के लिए रिजर्वेशन दिया गया था 10 वर्षों के लिए, परंतु वो कौन सा रिजर्वेशन था इस बात को बताते नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजर्वेशन जो था वो राजनीतिक रूप से दिया गया था 10 वर्षों के लिए। जी, नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित बिल्कुल भी नहीं है। पूरा भारतीय संविधान आप खोल कर देख सकते हैं, उसमें नौकरी के लिए कहीं भी कोई समय सीमा नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक में थी, लोकसभा में और राज्यसभा को लेकर के थी। केवल राजनीति के चलते केवल 10 वर्ष की एक समय सीमा निर्धारित की गई थी कि उसके चलते ही आपको मतलब 10 साल का राजनीतिक आरक्षण दिया जाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जैसा कि कपिल भाई जी हमें बता रहे हैं। कपिल भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे दर्शकों को बहुत बड़ी जानकारी और अच्छी जानकारी हमें दी है। ये मैं देख सकता हूं कि आम जनता के बीच में ये सवाल बड़े मुद्दे पर उठाए जाते हैं कि बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था मात्र 10 वर्ष के लिए दिया था और वो आरक्षण को अभी तक भी लागू किया गया है। उसके पीछे की कहानी हमारे कपिल भाई जी ने स्पष्ट की है कि केवल और केवल वो आरक्षण राजनीति के लिए था। कपिल जी, आप अपनी बात फिर से रख सकते हैं। जी धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता था कि मैंने आपको दर्शकों को भी बताने का प्रयास किया था कि ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि देश के अंदर सिर्फ 10 वर्षों के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, जी ऐसा नहीं है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी वो राजनीतिक रूप से तो 10 वर्षों के लिए जरूर की थी, परंतु नौकरियों में रिजर्वेशन जो था वो अनिश्चित काल के लिए, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जी। दूसरा, समय समय पर संविधान में संशोधन हुए हैं जिसके तहत, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं अभी 10 वर्षों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था राजनीतिक लाभ के लिए जरूर कर रहा हूं, परंतु अगर समाज में समानता या सामाजिक समानता निर्धारित नहीं होती, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होता, तो उसको बराबर बढ़ाया भी जाएगा। उसके बारे में बताना चाहूंगा कि दोबारा से फिर 10 वर्षों के लिए और बिना किसी विरोध के, मतलब जो सारी वोट थी वो एक पक्ष में ही पड़ी थी, अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। और इसमें जो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन था वो इसी में खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियनों के लिए भारत में कोई भी रिजर्वेशन की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को हमारे दर्शक याद रखेंगे।
और एक और बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 10 सेकंड लूंगा सर आपकी, कि अनुच्छेद नंबर 338 ये प्रावधान करता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकार के अंदर एक आयोग होगा, एक कमीशन होगा, जिसका ये काम होगा कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो उसमें वो दखल दे सकता है। उसके लिए कोई सरकार कानून बनाएगी तो उसको सुझाव देने का काम भी वो करेगा सरकार के लिए, और कोई जांच चल रही है तो उस जांच में वो हस्तक्षेप करने का काम भी कर सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, और इसको एक अधीनस्थ न्यायालय की शक्ति भी प्रदान होती है जी। इसको एक कोर्ट की शक्ति प्राप्त होती है। बहुत ही पावरफुल आयोग होता है ये। इसी को देखते हुए महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, इन चीजों की वो निर्माण किया गया था जी। तो अगर हम देश का भला चाहते हैं तो देश के लोगों का भी भला चाहना पड़ेगा, और जो देश के अंदर हजारों वर्षों से दबे कुचले लोग हैं उनके बढ़ोतरी के लिए एकमात्र जो रास्ता है जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तैयार किया, रिजर्वेशन, उसको सकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि इसके लिए कुछ और विकल्प बताएं। अगर इसको खत्म करोगे तो किस तरीके से फिर दूसरा कौन सा विकल्प दोगे इन लोगों को ऊपर बढ़ाने के लिए? इस पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं अपने दर्शकों से, अगर हमारे शरीर का कोई अंग अगर काम करना बंद कर देता है तो हम उसको काट करके अलग नहीं करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि उस अंग को ठीक किया जा सके। इसी प्रकार से देश के जो लोग हैं, जो शोषित पीड़ित कमजोर लोग हैं, अनुसूचित जाति के जनजाति के जो लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सामाजिक स्तर बराबर करने के लिए आरक्षण दिया गया है। और आरक्षण उन लोगों को अगर नहीं दिया जाएगा तो वो और पिछड़ते चले जाएंगे, जिसके चलते भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। धन्यवाद हरि जी आपका। भाई कपिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़े मुद्दे पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है, जो इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। और आरक्षण को लेकर के जो देश का माहौल है उसको किसी भी रूप में मतलब बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, उसको विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक सभी समाज के, सर्व समाज के लोग एक साथ मिलकर के नहीं चलेंगे, एक बराबर की रेखा के साथ नहीं चलेंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। और उसके चलते हम लोगों को आरक्षण की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक मरीज व्यक्ति होता है उसे डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट देकर के ठीक किया जाता है, उसी प्रकार देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को आरक्षण की मदद से ही ठीक किया जा सकता है और देश को एक मजबूत भारत बनाने में सहयोग किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरि जी आपका, आपने हमें कीमती समय दिया। आपको जय भीम नमो। भाई कपिल जी आपको भी जय भीम नमो बुधाए। और आप BGCM न्यूज 20 और हम लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। हम प्रत्येक दिन आपको भारतीय संविधान और बहुजन समाज के इतिहास से जुड़े कुछ पन्नों की जानकारी आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं अमित अम्बेडकर। सभी को मेरा